स्टूडेंट्स, मैं हूं रमन यादव। आपका अपना YouTube चैनल रमन क्लासेस में आप तमाम बच्चों का हार्दिक स्वागत। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक लाजवाब वीडियो कक्षा 9th के बच्चों के लिए। बिहार बोर्ड, सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर नेम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसे हम हिंदी में बल तथा गति के नियम कहते हैं। आज के इस वीडियो में बच्चों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बल क्या है, बल कितने प्रकार का होता है और बल का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। इन सभी पहलुओं पर हम बारी बारी से एक एक करके चर्चा करेंगे। बच्चों से मेरा अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं बच्चों को एक संदेश देना चाहूंगा। यदि तुम अपनी दशा को बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी दिशा बदलनी होगी। इसी मैसेज के साथ तो आइए तो अब हम लोग जाने बल क्या है। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। बल क्या है? देखें, बल वह भौतिक कारक है, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। चेष्टा मीन्स होता है कोशिश, चेष्टा करता है। मान लिया कि यह कोई वस्तु है जो A पर रखी हुई है और इस वस्तु पर आरोपित बल का मान F है, तो हम पाते हैं कि वस्तु A से B पर चली जाती है। यहाँ हम पाते हैं कि किसी वस्तु पर F बल आरोपित होने से यह वस्तु अपने मूल स्थान से खिसक जाती है, A से B पर चला जाता है। यह बल का ही प्रभाव है। बल को हम F से निरूपित करते हैं। बल को किससे निरूपित करते हैं? F से निरूपित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। क्या आप जानते हैं सदिश क्या होता है? सदिश 100 मीन्स होता है सहित और दिश का मतलब दिशा। एक ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, ऐसी भौतिक राशि को सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए वेग, त्वरण, बल। वेग, त्वरण और बल यह सदिश राशियों का उदाहरण है। तो बल हमेशा किसी वस्तु पर किसी निश्चित दिशा में आरोपित होती है और बल का अपना परिमाण होता है, बल की अपनी मात्रा होती है। यानी बल में परिमाण और दिशा दोनों ही निहित होती है।
अतः बल को सदिश राशि कहा गया है। क्या आप जानते हैं कि बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन, जिसे हम N से निरूपित करते हैं, सूचित करते हैं, ये बल का ऐसा ही मात्रक है। बच्चों, अब आपको जानना है कि बल का कौन कौन सा प्रभाव है। बल का कौन कौन सा प्रभाव है? बल के निम्न प्रभाव होते हैं। किसी वस्तु पर बल आरोपित करने से वस्तु का आकार, वस्तु की विमाएं परिवर्तित होती है। किसी वस्तु पर बल आरोपित करने से वस्तु के आकार में परिवर्तन होता है, उसका शेप और साइज परिवर्तित होता है। उदाहरण के लिए हम एक बैलून लेते हैं और उस बैलून में एयर ब्लोइंग करते हैं। बैलून के अंदर हवा भरी जाती है। जैसे जैसे बैलून के अंदर हवा भरी जाती है, हवा बैलून के आंतरिक सतह पर बाहर की तरफ एक बल लगाता है, जिस बल के कारण बैलून अपने नए आकार में परिवर्तित हो जाता है। जरा सोचिए कि ऐसा क्या हुआ। बैलून के अंदर जो वायु भरी गई है, जो गैस भरा गया है, उस गैस के द्वारा एक प्रकार का बल लगता है। बैलून के आंतरिक सतह पर वायु के द्वारा एक प्रकार का बल आरोपित होता है, जिसके कारण बैलून का आकार परिवर्तित होता है। ठीक उसी प्रकार जब उसी वायु को बैलून से बाहर छोड़ दी जाती है, तो हम देखते हैं कि बैलून का आकार फिर परिवर्तित होने लगता है। बैलून अपने मूल अवस्था में आने लगता है। बैलून अपने मूल आकार में आना शुरू करता है। यह बल का प्रभाव है। यानी बल के द्वारा हम किसी वस्तु का आकार परिवर्तित कर सकते हैं। यानी आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। दूसरा है, किसी वस्तु पर बल आरोपित करने पर वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है। किसी वस्तु पर बल आरोपित करने पर वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए हम एक गेंद लेते हैं और गेंद पर बल आरोपित करने से जो गेंद विराम की अवस्था में थी, बल आरोपित करने से वह गति की अवस्था में आ जाती है। ठीक उसी प्रकार किसी गतिशील गेंद के विपरीत दिशा में बल लगाने से गतिशील वस्तु को विराम की अवस्था में लाया जा सकता है। यानी बल के द्वारा वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है। यदि वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर वस्तु को गति की अवस्था में लाया जा सकता है बल आरोपित करके, और अगर कोई गतिशील वस्तु है तो उसे विराम की अवस्था में लाया जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि बल के द्वारा किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। तीसरा पॉइंट है वस्तु के वेग में परिवर्तन। वस्तु के वेग में परिवर्तन, वेग, वस्तु के वेग में परिवर्तन, वस्तु के वेग में परिवर्तन। जरा इसको ध्यान से सुने। वस्तु का वेग, किसी वस्तु पर बल आरोपित करने से वस्तु का वेग परिवर्तित होता है।
जिस दिशा में वस्तु गति करता है उसी दिशा में यदि वस्तु पर बल लगाया जाए तो वस्तु का वेग बढ़ जाता है। लेकिन जब किसी गतिशील वस्तु के विपरीत दिशा में बल लगाया जाए तो वस्तु के वेग को कम किया जा सकता है। इस प्रकार आपने देखा कि बल के द्वारा किसी वस्तु के वेग को परिवर्तित कर सकते हैं, किसी वस्तु की चाल को घटा या बढ़ा सकते हैं। इसके बाद है वस्तु के संवेग में परिवर्तन। संवेग जरा ध्यान दें, संवेग किसको कहते हैं? संवेग कोई भी वस्तु है, उस वस्तु की अपनी मात्रा होती है। उस वस्तु की अपनी मात्रा होती है और यदि यह वस्तु गति की अवस्था में हो तो उसका वेग भी होता है। यदि किसी वस्तु की मात्रा और उसके वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। किसी वस्तु में निहित मात्रा और उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ जाता है तो उसका संवेग भी बढ़ जाएगा और यदि किसी वस्तु का वेग कम हो जाता है तो संवेग भी वस्तु का कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी वस्तु पर बल आरोपित करने से वस्तु का संवेग या तो बढ़ता है या फिर घटता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि बल का कौन कौन सा प्रभाव है। तो बल के द्वारा हम किसी वस्तु के आकार को बदल सकते हैं, उसकी विमा को बदल सकते हैं। दूसरा, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन। किसी वस्तु पर बल आरोपित करने से वस्तु की अवस्था को बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। यदि वस्तु अस्थिर है तो वह गतिशील की अवस्था में आ जाती है और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो फिर वह अस्थिर की अवस्था में भी लाया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट हमने कहा वेग में परिवर्तन। किसी वस्तु पर बल आरोपित करने से उस वस्तु का वेग या तो बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि वस्तु का वेग कब बढ़ता है। मान लिया कि वस्तु इस दिशा में गतिशील है, यह गति करने की दिशा है और वस्तु पर लगने वाला बल F है और यह बल की दिशा अगर वस्तु की गति की दिशा में हो तो वस्तु का वेग बढ़ता है। लेकिन यदि वस्तु पर आरोपित बल की दिशा वस्तु की गति की दिशा के विपरीत हो, जिससे वस्तु का वेग कम हो जाता है। यानी किसी वस्तु पर बल आरोपित करने से वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। वस्तु के वेग को घटाया जा सकता है या फिर वस्तु के वेग को बढ़ाया जा सकता है। अब है संवेग। इसी प्रकार किसी वस्तु पर बल आरोपित करने से वस्तु का संवेग या तो बढ़ता है या फिर घटता है। और एक लास्ट पॉइंट है दिशा में परिवर्तन। दिशा में परिवर्तन। किसी वस्तु पर बल आरोपित करने से वस्तु की दिशा में परिवर्तन होता है। वस्तु की दिशा बदल जाती है। उदाहरण के लिए मैं एक ऐसा उदाहरण देना चाहूंगा जो आपके दैनिक जीवन से संबंधित हो। आप फुटबॉल प्लेयर को देखे होंगे कि फुटबॉल खिलाड़ी कैसे दो टीम में बटी होती है और फुटबॉल खिलाड़ी की अगर एक फुटबॉल खिलाड़ी फुटबॉल को किक करता है, फुटबॉल पर पैर के द्वारा धक्का देता है, तो दूसरा खिलाड़ी जो उसका प्रतिद्वंदी है वह गति की अवस्था में उपस्थित फुटबॉल को रोकने का प्रयास करता है
उसकी गति को कम करने का प्रयास करता है, जिस उद्देश्य से विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है। और जैसे ही दूसरा क्रिकेट फुटबॉलर विपरीत दिशा में गतिशील वस्तु पर अर्थात फुटबॉल पर बल लगाता है तो उस फुटबॉल के गमन की दिशा भी बदल जाती है। ठीक इसी प्रकार आपने यह भी देखा होगा कि क्रिकेट गेम में, क्रिकेट के खेल में कैसे बॉलर जो है बॉल पर बल लगाकर, बहुत अधिक बल लगाकर गेंद को बड़ी तेजी से फेंकता है। और जैसे ही गतिशील गेंद बैट्समैन के करीब पहुंचता है तो बैट्समैन बैट के द्वारा उस गतिशील गेंद पर बल लगाता है और बल लगने पर गतिशील गेंद की दिशा भी बदल जाती है। इस प्रकार आपने देखा कि किसी वस्तु पर बल आरोपित करने से वस्तु की दिशा में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो यही बल का प्रभाव है। इसके बाद बच्चों आप सीखेंगे बल के कौन कौन से प्रकार हैं। कृपया इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। बच्चों आइए तो अब हम लोग जाने बल के कौन कौन से प्रकार हैं। बल का मुख्यतः 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक है संतुलित बल। बच्चों ध्यान दें, संतुलित बल। दूसरा है असंतुलित बल। तीसरा है अभिलंब बल। अभिलंब बल। पहले आप इस तीनों प्रकार को समझें कि ये बल के कौन कौन से प्रकार हैं। संतुलित बल, इसको हम लोग बैलेंस फोर्स भी कहते हैं। बैलेंस फोर्स यानी इक्वल फोर्स। असंतुलित बल अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स। और जैसे नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स। चलिए ध्यान दें, बैलेंस फोर्स क्या है। मान लिया कि यह कोई वस्तु है और इस वस्तु पर 2 अलग अलग दिशाओं में बल आरोपित होती है एक साथ। यहाँ बल का मान 20 न्यूटन है। वस्तु ए जिस पर दोनों अलग अलग दिशाओं में 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है, जिससे हम यह पाते हैं कि परिणामी बल का मान 0 हो जाता है। परिणामी बल माने हुआ फाइनल फोर्स, जिसका मान 0 हो जाता है। लिख देते हैं परिणामी बल क्या होगा। परिणामी बल ये हो जाता है 0। जब परिणामी बल का मान 0 हो जाए तो वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तु के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वस्तु में कोई विस्थापन नहीं होता। ऐसा बल किसी वस्तु पर आरोपित 2 बल जो परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत होती है। किसी वस्तु पर एक साथ आरोपित 2 बल जो परिमाण में समान, जिसका वैल्यू समान लेकिन दिशा में विपरीत होती है, संतुलित बल कहलाता है। और संतुलित बल की स्थिति में परिणामी बल का मान 0 हो जाता है, जिससे वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। अब आइए तो जानें असंतुलित बल क्या है। असंतुलित बल, मान लिया कि यह कोई वस्तु है जो P पर रखी गई है और इस वस्तु पर एक दिशा में 10 न्यूटन का फोर्स लगता है और दूसरी दिशा में 20 न्यूटन का फोर्स लगता है। अब जरा देखिए
कि दोनों बल का मान अलग अलग है कि नहीं। यहाँ दोनों बल का मान अलग अलग है, यानी दोनों बल अनइक्वल है। किसी वस्तु पर एक साथ लगा दो बल, किसी वस्तु पर एक साथ लगा दो बल जो परिमाण में असमान, जो परिमाण में अलग अलग और दिशा में विपरीत होती है, जिसके कारण वस्तु अपनी स्थिति से परिवर्तित हो जाता है, अपनी स्थिति से विस्थापित हो जाती है, अपने मूल अवस्था से, अपने मूल स्थिति से नई स्थिति में पहुंच जाती है। यह असंतुलित बल है। किसी वस्तु पर आरोपित एक साथ दो बल जो परिमाण में असमान लेकिन दिशा में विपरीत होती है, असंतुलित बल कहलाता है। इस स्थिति में अर्थात असंतुलित बल की स्थिति में वस्तु का विस्थापन हमेशा उस दिशा में होता है। विस्थापन की दिशा देखिए, वस्तु के विस्थापन की दिशा हमेशा उस दिशा में होती है जिस दिशा में अधिक मात्रा में बल लगाया जाए। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, अभिलंब बल क्या है। अभिलंब बल, अभिलंब का मतलब होता है नॉर्मल। मान लिया कि यह कोई वस्तु है, सपोज यह कोई हैवी बॉक्स है, कोई भारी बक्सा, और इस भारी बक्सा पर ये बल के लगने की दिशा है। जब कोई बल किसी वस्तु की सतह पर 90 डिग्री पर आरोपित हो, किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल जो हमेशा वस्तु की सतह से 90 डिग्री का कोण बनाता हो, ऐसे बल को नॉर्मल फोर्स कहते हैं या अभिलंब बल कहते हैं। एक ऐसा बल जो किसी वस्तु पर परपेंडिकुलरली लगता हो, लंबवत आरोपित होता हो, ऐसे बल को अभिलंब बल कहते हैं। ऐसे बल को अभिलंब या लंब बल कहते हैं। अभिलंब बल की स्थिति में बल का मान सबसे अधिक होता है और इसके कारण वस्तु की स्थिति में, वस्तु के आकार में, वस्तु के प्रकार में बहुत तीव्र गति से परिवर्तन होता है। इस प्रकार बच्चों, आपने सीखा कि बल क्या है, बल के कौन कौन से प्रभाव हैं, बल के कितने प्रकार हैं। यदि आज का यह वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपके लिए लाभदायक हो, तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट लिखना न भूलें, कमेंट करना न भूलें। लेते हैं विदा, तब तक के लिए धन्यवाद।